ये हिंदी वाली आगे है जी। इनका जो कार्यकाल का वो समय है, जो चेयरमैन है कमीशन के, ये समय अवधि जो है निश्चित नहीं है, लेकिन एक परंपरा चलती आ रही है कि 3 वर्ष का जो है कार्यकाल वो रहता है। ठीक है जी? इनका कार्य, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सारांश में बता दिया था, इनका कार्य होता है अनुसूचित जाति के जितने भी हमारे जहाँ जनसंख्या है भारत देश के अंदर, उनके हितों की रक्षा या उनकी रक्षा, सुरक्षा या हितों का कहीं पर भी हनन हो रहा, तो ऐसे मामलों के अंदर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन या कोई किस प्रकार का नोटिस को स्वीकार करना और जांच के ऊपर निगरानी करना। तरह-तरह की शिकायतें आती हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ रहती हैं। साथ ही साथ ये आयोग जो है वो सलाह भी देता है। ये आयोग जो है वो सलाह भी देता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे और इस चीज़ों को सुधारा जा सके। इनकी वार्षिक रिपोर्ट जो प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को करते हैं और इन्होंने क्या-क्या कार्य किया है पूरे साल के अंदर और आगे इनका क्या परामर्श है, आगे ये क्या और सलाह देते हैं, उसके बारे में भी सारी बातें इसमें बताई जाती हैं। पहला जो अनुसूचित जाति का कमीशन था जी, राष्ट्रीय कमीशन, उसकी स्थापना 2004 में हुई थी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अलग-अलग हुए थे 2004 में और अभी 2024 के अंदर जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं किशोर मकवाना। अब बात करते हैं जनजाति की, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इसका जो अनुच्छेद है वो 338 ए, ठीक है जी? शेड्यूल कास्ट का है 338, शेड्यूल ट्राइब का है 338 ए, बस इतना याद रखिएगा। और 2004 मैंने आपको बता दी, 2004 में ये 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जो है माध्यम से इसको, और इससे पहले जो हमने शेड्यूल कास्ट वाला किया, इनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है और 2004 से ये पृथक-पृथक हुए हैं, अलग हुए हैं। इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है। अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विशेष बात जो मैंने यहाँ हाइलाइट की गई है कि सदस्यों में कम से कम 1 सदस्य जो है वो महिला होनी चाहिए। ठीक है जी? हमारे देश के अंदर नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितने हैं? यानी कि सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती है, वो कितने हैं? वो 705 है। अधिसूचित व्यक्तिगत जातीय समूह की संख्या जो है वो 705 है और भारत के अंदर जो जनजाति जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, वो 10.43 करोड़ है और ये भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीके पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ पॉलिटी नहीं, सिर्फ जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये सारी चीज़ें। जनजाति लोगों की अगर बात करो तो गाँव के क्षेत्रों में ये 89.97% रहते हैं और शहरों में ये 10.03% है। यहाँ पर आप इनका जेंडर रेशियो दे सकते हैं, लिंग अनुपात देख सकते हैं। तो ओवरऑल पॉपुलेशन का जो भारत की है उसमें 1000 पुरुषों पर 9000, माफ कीजिएगा, 940 महिलाएं हैं। वहीं पर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर 990 महिलाएं हैं। ये वो राज्य हैं जिनके अंदर इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है और जितने भी हमारे देश के अंदर जनजाति जनसंख्या है वो मध्य भारत के अंदर ज्यादा समाहित है। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 14.69% है, छत्तीसगढ़ के अंदर 7.5 है, तो इस तरह से ये सारी संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर पूरे अगर मैं पूरे देश की बात करूं, पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर मैं इंडिविजुअल राज्य के अंदर जाके काउंट करने लगूं तो उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ट्राइबल्स हैं ओडिशा के अंदर। अगर हम, माफ कीजिएगा, उत्तर पूर्व राज्यों की ओर चलें तो असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल, कितने हो गए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के आठों जो है वो ट्राइबल इसमें हैं। ठीक है जी? कि इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है, ये चीजें दे रखी हैं, ये पेपर में नहीं आती हैं, ये मैंने जैसे आपके जीके के लिए रखा है, आपकी इच्छा तो पढ़ सकते हैं। इसमें ये कि जो हमारी ट्राइबल जनसंख्या है वो कहाँ-कहाँ नहीं है। देखो, दिल्ली एनसीआर में नहीं है, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है। संघ शासित प्रदेशों की बात करूँ तो चंडीगढ़ और पुडुचेरी में नहीं है। ये लिटरेसी रेट है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है आपको। इच्छा है आपकी पढ़ लीजिएगा, बट इसमें मत जाइएगा। ये केरला और बिहार का लिटरेसी रेट है, नहीं आने वाला। यहाँ पर ये बताया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट की हमारे देश के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन किस राज्य में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 16.6%। अब इससे संबंधित कुछ एक समितियां हैं, जैसे लोकुर समिति है, भूरिया लोकुर कमीशन कमेटी है, भूरिया कमीशन है। ये सारे जो हैं ट्राइबल से रिलेटेड हैं।
तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे हम पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसका गठन अभी हाल ही में ही हुआ है। तो देखिए एससी एसटी के लिए तो हो गया, तो ओबीसी, वैसे तो ओबीसी टर्म बहुत पुरानी है, लेकिन अभी इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो ये जो कमीशन है जी, बैकवर्ड कमीशन जो है, इसकी स्थापना जो है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड, इसकी स्थापना 1993 के एक्ट द्वारा भारत सरकार द्वारा की गई थी। और समय समय पर इसके अंदर बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं। जैसे 2016 के अंदर भी कुछ एक बदलाव किए गए हैं। तो अभी वर्तमान में जैसे 2018 के अंदर, अगर अभी जो वर्तमान स्थिति है 2018 के अंदर क्या किया गया, ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट है 1993, इसको बदलकर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास रिपील एक्ट 2018 कर दिया गया है। यानी कि रिपील, इसको वापस लिया गया है, वापस उसमें चेंजेस की गई हैं। अभी वर्तमान में ये 8वां कमीशन है बैकवर्ड का। इसको संवैधानिक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तभी मैंने बोला अभी रिसेंटली इसको संवैधानिक दर्जा मिला है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसको ये कैसे किया गया, 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसको अनुच्छेद संख्या मिली है 338 बी। 338 है शेड्यूल कास्ट के लिए, 338 ए है शेड्यूल ट्राइब के लिए, 338 बी है ओबीसी के लिए, ठीक है जी। इसके अंदर भी वही स्थिति है जी, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है और 3 सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति और इनके जो भी कार्य की जो प्रकृति रहेगी वो सारी राष्ट्रपति द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। अभी वर्तमान में ओबीसी कमीशन के जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष हैं, वो है श्री हंसराज गंगाराम आहिर। काका कलेलकर कमीशन 1950 में और बीपी मंडल कमीशन 1970 में, ये संबंधित है ओबीसी से। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और ये भी देख सकते हैं काका कलेलकर कमीशन जो है वो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन था, ठीक है जी। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट है, सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें प्रश्न संबंधित है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं नया टॉपिक लेता हूँ। और इसमें अनुच्छेद याद रखिएगा, और इसमें कौन कौन होता है, बस ज्यादा कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो शेड्यूल ट्राइब था सिर्फ उसी में मतलब एक फीमेल का होना जरूरी है या फिर सब हाँ। में? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब में जहां लिखा है मैंने वहीं पे ही। ओके सर। जी, उसका ना मतलब एम्पावरमेंट होता है कि महिलाओं को भी इसके अंदर एक योगदान दिया गया। तो जी ये हमारा हो गया ये वाला पोर्शन। ये वाला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये नया टॉपिक है जी, ये भी बड़ा शॉर्ट टॉपिक है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है जी, इसका परिषद। और लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है। जीएसटी का उल्लेख तो संविधान में है, लोकायुक्त लोकपाल का ये संवैधानिक कोई सिस्टम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी क्या होता है जी, जीएसटी एक टैक्स का नाम है, यानी कि आपका जो सामान है, सामग्री है और जो सेवाएं हैं उनके ऊपर जो कर लगता है। आप सामान खरीदते हो तो टैक्स लगता है, आपके खाने पीने फॉर एग्जांपल जाते हो, किसी प्रकार की कोई सेवा लेते हो तो उसके ऊपर भी कर लगता है, उसका बिल आपको जो मिलता है। ये एकल एक टैक्स है जो पूरे देश के ऊपर लगता है, पूरे देश के लिए एक सिंगल घरेलू कर है। और ये एक राष्ट्र एक कर की विचारधारा को सपोर्ट करता है। वैट को चेंज किया गया, लेकिन वैट राज्यों के अंदर भी पेट्रोलियम के अंदर वैट चालू है, तो थोड़ा इस बात को देख लेंगे। ये जस्ट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं मैं। जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी लागू हुआ है जी 1 जुलाई 2017 को। कोई आएगा तो आएगा, बस ये पूछा जाएगा इसका जो जीएसटी कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशन है और ये जीएसटी टैक्स जो है ये कब लागू हुआ, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी आले दोले कुछ नहीं इसके। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई भारत देश के अंदर, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका लाने का कारण है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे टैक्स थे, एक के ऊपर एक टैक्स, टैक्स पे टैक्स था, तो मल्टीपल टैक्सेस तो सबको खत्म करके मर्ज कर दिया गया। इसको आप छोड़ सकते हैं, आपने 122वां नहीं याद रखना क्योंकि ये बिल है, एक्ट नहीं है, ठीक है। एक्ट यहां पर बना। तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, ठीक है जी। और इसको 15 से ज्यादा राज्यों से भी पास करवाया गया, क्योंकि इसका प्रभाव, क्योंकि कलेक्ट तो राज्यों में ही होना ना जी, तो राज्य की आय के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी किसी कानून बनाने से राज्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता है
संघीय ढांचे पर प्रभाव पड़ता है, तो हमारे देश में जितने राज्य हैं उसका 50% से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से भी उस बिल को पास करवाना जरूरी होता है। राज्य यानी कि राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। तो आपने याद क्या रखना है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जीएसटी लागू हुआ है। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। अब ये है मेन चीज। जीएसटी तो टैक्स का नाम है, असली काम तो काउंसिल कर रही है। काउंसिल माने परिषद, जीएसटी की परिषद। इसके अंदर केंद्र और राज्यों के जितने भी वित्त मंत्री हैं, देखो इसके हेड होते हैं भारत के वित्त मंत्री, वो होंगे सेंटर की ओर से। इनके साथ एक दो मंत्री और भी होते हैं। राज्यों से कौन आएगा? राज्य का अगर कोई वित्त मंत्री, तो राज्य का वित्त मंत्री आएगा। वो नहीं आ पा रहा तो वो किसी और मंत्री को भेजेगा या किसी संबंधित एक्सपर्ट को भेजेगा। तो ये लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। इस मीटिंग के अंदर, जीएसटी काउंसिल के अंदर मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर यही डिस्कशन की जाती है कि राज्यों के कुछ इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कोई सलाह है या कोई योजना है, वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार हमारे हितों का यहाँ हनन हो रहा है, या इस चीज को टैक्स से बाहर करो, या इसका टैक्स घटाओ या इसका बढ़ाओ, जो भी है वो सारी चीजें ऐसे डिस्कस होती हैं। जो भी इश्यूज होते हैं आपस में सेंट्रल स्टेट द्वारा, तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं और फिर एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये जीएसटी परिषद, ये केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है जहां पर ये लोग चर्चा करते हैं। और हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रपति जी ने अच्छा, जीएसटी काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति जी ने की है और इसको संविधान के अंदर अनुच्छेद 279 ए के अंदर चर्चा की गई है। कई बार 279 भी लिखा होता है, तो अगर ए वाला फंडा नहीं है वहां पर, तो आप 279 पे भी टिक कर सकते हो। इसके सदस्यों में जैसे मैंने आपको बताया, केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और साथ में कुछ अन्य मंत्री भी उनके साथ होते हैं। और हर राज्य से जो भी फाइनेंस का मंत्री होगा संबंधित, वो मीटिंग को अटेंड करने आएगा। ठीक है जी। तो आर्टिकल 279 यानी कि आर्टिकल 279 के अनुसार जो है वो जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। वो मैंने सारी आपको चीजें अभी पढ़ दी, ये काउंसिल में करते क्या है। जीएसटी काउंसिल के अंदर यानी जीएसटी परिषद के अंदर जो भी बात फाइनल होती है, जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं, उसके ऊपर वो कोई बाध्य नहीं होती केंद्र के ऊपर या राज्यों के ऊपर। अच्छा, बाध्य क्यों नहीं होती? क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है इसके ऊपर फैसला कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपको बस ये जीएसटी का स्ट्रक्चर बताया, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बताने वाला कुछ नहीं। अच्छा, ये वैल्यूज ना चेंज होती रहती हैं, फिक्स नहीं है। ठीक है, ये हो गया टैक्स के बारे में। अब बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। आपने रामलीला मैदान का वो अन्ना हजारे वाला आंदोलन तो सुना ही होगा, लोकपाल को लेकर, लोकपाल स्थापित करना। तो ये वही लोकपाल है जी। लोकपाल का कॉन्सेप्ट भारत में तो कुछ वर्ष पहले आया था। वैसे 1960 के दशक के स्टार्टिंग में इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अगर विश्व स्तर पर मैं बात करूं तो विश्व में लोकपाल को ओम्बर्ड्समैन कहा जाता है, ओम्बर्ड्समैन। और इसकी शुरुआत जो है वो स्वीडन से शुरू हुई थी। तो लोकपाल और लोकायुक्त, ये तो हमने हिंदी शब्द लगा दिए। तो लोकपाल केंद्र में होता है, लोकायुक्त राज्यों में होता है। और वर्तमान में हमारे लोकपाल है श्री जस्टिस अजय मानिक राव खानविलकर। 2013 के अंदर लोकपाल लोकायुक्त एक्ट लाया गया था और इनकी स्थापना की गई थी। लोकपाल केंद्र के लिए होता है, लोकायुक्त राज्यों में होते हैं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक वैधानिक न्याय है या वैधानिक निकाय है, संस्था है। इसको स्टेचुटरी बॉडी बोले, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है लॉज का, उसके अंदर इसको ऐड किया गया है। ओम्बर्ड्समैन वो होता है जो व्यक्ति जो शिकायतें रिसीव करता है, शिकायतें प्राप्त करता है। किससे संबंधित शिकायतें? जो भी सरकारी पदों के ऊपर, बड़े पदों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उनके द्वारा अगर कोई भ्रष्टाचारी कार्य किया जाता है तो उनसे संबंधित शिकायतें यहां पर की जाती है। उसको ओम्बर्ड्समैन बोलते हैं पूरी दुनिया के अंदर, कॉमन शब्द इंग्लिश के अंदर। हमने इसका नाम लोकपाल रखा गया है। ये मैंने आपको बताया था, स्वीडन के अंदर है, ये सारा आपको बता दिया। और ये मैंने 1960 के दशक की बात बोली थी। तो उस समय के जो हमारे विधि मंत्री थे 1960 के आसपास, अशोक कुमार सिंह, इन्होंने पहली बार ओम्बर्ड्समैन की चर्चा की थी संसद के अंदर कि भाई ऐसा होना चाहिए। और ये जो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द हैं वो डॉक्टर एल एम सिंघवी ने प्रदान किए थे। अब ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ जी 16 जनवरी ये 2014। किसकी कंप्लेंट्स लेते हैं, किसकी कंप्लेंट्स लेते हैं ये? वो, हाँ जी, आ रहा हूँ, उसी में बता रहा हूँ मैं। राष्ट्रपति को छोड़कर सबकी कंप्लेंट आती है इसके अंदर। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो 16 जनवरी 2014 को ये इंप्लीमेंट हुआ था। इसको छोड़ सकते हैं हम। देखिए, अब लोकपाल ये आ गया। लोकपाल किसकी कंप्लेंट्स लेता है और क्या शक्ति है? लोकपाल प्रधानमंत्री, मंत्री, ठीक है, सांसद, ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारी, बड़े अध्यक्ष पदों के ऊपर बैठे हुए, या फिर बड़े अधिकारी जो केंद्र सरकार से संबंधित है, क्योंकि लोकपाल केंद्र से संबंधित है ना,
तो ऐसे बड़े अफसर, बड़े अधिकारी, बड़ी सरकारी संस्थाओं के जो है उनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं वो यहाँ पर लोकपाल में की जा सकती हैं। इसमें राष्ट्रपति कवर नहीं होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा गया है जी, लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री भी शामिल है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप अगर हो तो उसमें प्रधानमंत्री को कवर नहीं किया गया है। अब इसके पीछे लॉजिक तो नहीं क्लियर मुझे, बट इन रिसोर्सेज के अंदर प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया गया। तो ये आपको कोई पूछने नहीं वाला, आपको पता होना चाहिए तो बस ये कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन आता है। अब लोकायुक्त के दायरे में कौन कौन आएगा? राज्यपाल को छोड़कर मुख्यमंत्री आ गए, उनके मंत्री हो गए, उनके एमएलए हो गए, और सरकारी संस्थाओं के बड़े अध्यक्ष वगैरह, बोर्ड के चेयरमैन वगैरह हो गए, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो स्टेट के रूप में हो गया। इस चीज को आप छोड़ सकते हैं। इसमें क्या है कि कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद संसद भवन के अंदर कोई बात कहता है या वोट किसको कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, इन मामलों में लोकपाल को शिकायत नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक संसदीय मामला और संसद की चार दीवारी के अंदर हो रहा है। तो ये उनका प्रिविलेज होता है, छूट होती है उनको। लोकपाल को शिकायत मिलती है, लोकपाल आगे केस को ट्रांसफर करता है किसको? जो जांच एजेंसी होती है, जैसे सीबीआई वगैरह है। साथ ही साथ लोकपाल सीबीआई के कामकाज के ऊपर, उस केस के ऊपर जो वो काम कर रही है उसके ऊपर नजर भी रख सकता है, और समय समय पर जो है वो अपनी सुझाव भी दे सकता है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसके अंदर एक चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के जो चेयरमैन होते हैं वो मुख्य रूप से या तो रिटायर्ड, सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस, जिसको आप बोल सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो हो सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के कोई रिटायर्ड जज हो सकते हैं, या फिर वैसे कोई व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा बहुत हो, जिसको नॉलेज बहुत हो, उसको भी बनाया जा सकता है। तो यानी कि इसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और या चीफ जस्टिस को स्थान दिया गया है एज ए अध्यक्ष। इनका कार्यकाल, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है जी 5 वर्ष का होता है, या 70 वर्ष की आयु, जो भी इनका पहले हो जाए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति को नाम एक सिलेक्शन कमेटी द्वारा मिलते हैं। उस कमेटी में जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैंने कमेटी लिख दिया, पर नहीं जाना इसके अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने अपडेटेड ढूंढा था तो मेरे को भाई अभी भी यही मिल रहा है। जस्टिस चंद्रभूषण बोरावलिया जो है, बोरावालिया सॉरी, ये 2022 से लोकायुक्त है हिमाचल के। अपडेशन के अंदर तो अभी यही आ रहा है, बाकी कुछ चेंज हो तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और दिसंबर 2021 में हिमाचल की जो विधानसभा है, उसने जो है ये लोकायुक्त एक्ट, हिमाचल लोकायुक्त एक्ट 2014 को पास किया था, और हाई कोर्ट के जज को लोकायुक्त नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। तो ये मिस्टर चंद्रभूषण बोरावलिया है, ये हाई कोर्ट के पहले जज हुआ करते थे, फिर वहां से छोड़ के यहाँ पे ये लोकायुक्त बने। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज की कक्षा। किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सर इनका ऑफिस मतलब कहाँ होता है? लोकपाल को तो दिल्ली में ही होता है, लोकायुक्त का शिमला में होगा। शिमला में। और मतलब जैसे नॉर्मल लोग, जैसे आम जनता कर सकती है इनकी कंप्लेंट्स? हाँ, आम जनता ही करती है जी। हम मंत्री की तो करेगा नहीं। हाँ अच्छा, आम जनता ही करेगी, या दफ्तर में से ही कोई भेदी होगा, वो बोल देगा देखो जी मेरे बाबूजी पैसा खा रहे हैं, अच्छा। है ना। वो अब कई बार विसल ब्लोअर होते हैं ना बीच में सीटी बजाने वाले, हाँ जो जी। खुफिया बात इधर की उधर बोल देते हैं, जी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, देखो ये वो। तो एनोनिमस करके भी वो चिट्ठियां डाल सकते हैं, या जो भी ऑनलाइन प्रावधान है कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके सर। जी जी, चलिए ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।